Am I audible, guys? Yes, sir. Oh. So go through your last lecture notes. If you have any doubts, you ask. Huh? Sir, I don't have any doubts. What was the last part, beta? We were doing buffer capacity. Okay, so we have completed that part. Buffer. Yes. Okay. So, chal. So today we will do first that acid base indicator wala part. Heading डालिएगा acid base indicator. Acid base indicators. pH निकालेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो टाइट्रेशंस हैं जिनमें हम एसिड बेस इंडिकेटर्स यूज करते हैं. ठीक है. सो लिखिएगा बेटा, सबसे पहले एक छोटा सा नोट लिखिएगा. Yes, sir. A substance which changes its color, a substance which changes its color within the limits with variation in pH of the solution, within limits with variation in pH of the solution, variation in the pH of the solution to which it is added, to which it is added, is known as acid base or hydrogen ion indicator. What do we say? Acid base or hydrogen ion indicator. दो कॉमन बफर इंडिकेटर्स बेसिकली हम पढ़ते हैं. एक पर आप सबने नाम सुना होगा, मिथाइल ऑरेंज. Yes, sir. मिथाइल ऑरेंज. और दूसरा है फिनोफ्थलीन. पहले इसके बारे में लिखिएगा. Should I give you a note for methyl orange? Yeah. लिखिएगा. It gives full acid color. अभी सबका डिस्कशन करेंगे, पहले कुछ नोट्स लिख लेते हैं, फिर सबका डिस्कशन करेंगे. सब कुछ आपको समझ में आएगा, आप घबराइए नहीं, पेशेंस रखिएगा. It gives full acid color, ब्रैकेट में लिखिएगा रेड, when added to a solution of pH 3 or less, to a solution of pH 3 or less, and full basic color, in the bracket you write yellow, bracket closed, in a solution whose pH is 4.4 or above. लिख लिया यहां तक? Yes, sir. In between, it gives
intermediate color. In between, it gives intermediate color. Thus, the pH range over which methyl orange can be used as an indicator lies between 3 and 4.4. Lies between 3 and 4.4. Sir, आप methyl orange can be used के बाद repeat कर सकते हैं? I repeat, the pH range over which methyl orange can be used as an indicator lies between 3 and 4.4. यानी कि आपका जो मेन चीज है इतना सब लिखने के बाद वो ये है, यानी कि इस रेंज में हम मिथाइल ऑरेंज को एज एन इंडिकेटर यूज कर पाएंगे। ये कंक्लूजन है पूरे इस नोट का। Yes, sir. कितना लिख लिया? नेक्स्ट लिखिएगा फिनोफ्थलीन के लिए नोट। रेडी है? Yes, sir. It gives acid color, ब्रैकेट में लिखना कलरलेस। It gives acid color, ब्रैकेट में कलरलेस, in a solution of pH 8.3 or less. In a solution of pH 8.3 or less. And a full basic color. ब्रैकेट में लिखिएगा पिंक, ब्रैकेट क्लोज, in a solution of pH 10 or above. pH 10 or above. Thus the pH range over which phenolphthalein can be used as an indicator. Can you guess? Lies between 8.3 to 10. 8.3 to 10. ये इसका फाइनल आपका मेन पार्ट है। तो ये पीएच रेंज है जिसपे फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर वर्क करेगा। कितना सबने लिख लिया बेटा? हाँ सर। यस सर। अभी धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब आते हैं, देखो अलग अलग थियरीज हैं इंडिकेटर्स को लेकर के। तो जो हम मेनली पढ़ते हैं वो है ऑस्वाल्ड थियरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। देखो साइंस या थियरी का मतलब ही एजम्पशन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो भी हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर है उसको हम मानकर चलते हैं कि या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होगा या वो वीक ऑर्गेनिक बेस होगा। कोई भी हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर वी एज्यूम कि ईदर इट विल बी वीक एसिड और इट विल बी अ वीक बेस। तो जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिकेटर आपने ले लिया तो या तो आप उसका फॉर्मूला लिख दोगे HA इस फॉर्म में लिख दोगे, या फिर किस फॉर्म में लिख दोगे उसका फॉर्मूला POH इस फॉर्म में लिख दोगे। तो जितने भी हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर हैं उनको ईदर यू राइट इन फॉर्म ऑफ HA
और इन फॉर्म ऑफ DOH। अब ऐसा लिखने से क्या होगा, तो द थियरी सेज कि जैसे आपने HA इंडिकेटर लिया, तो थियरी सेज कि जो ये अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस है और जो डिसोसिएटेड सब्सटेंस, इनके अलग अलग कलर्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज चेंज इन कलर, तो उसकी वजह से आप वो इंडिकेटर का काम कर रहा है। तो जैसे HA हमने लिखा, तो HA विल डिसोसिएट इनटू A- एंड H+। इसके लिए हम बोलेंगे ये है अनडिसोसिएटेड and this is dissociate. So this has a different color, this has a different color. ये assumption है, तो इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा। According to this theory, देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हमें थियरी प्रॉपर तरीके से करना है कि वो किसी भी डेप्थ में कुछ भी पूछे, वी विल बी एबल टू राइट आंसर, प्रॉपर आंसर। ये नहीं कि इजी वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं, लेवल बढ़ा दिया तो आंसर्स नहीं निकल रहे हैं। तो अपने को सारे आंसर्स निकालने, इसलिए ये सब लिखना बड़ा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, a hydrogen ion indicator according to this theory, a hydrogen ion indicator is either a weak organic acid, or a base. According to this theory, a hydrogen ion indicator is either a weak organic acid or a weak organic base. ये जो आपने लिखे हुए हैं ना, मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थलीन, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन सब के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इनके स्ट्रक्चर्स को क्या एज्यूम करेंगे, BOH और HA, अभी के लिए इतना। लेकिन ये सब ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस के फॉर्म में स्ट्रक्चर हम लिखेंगे बाद में, ईदर अ वीक ऑर्गेनिक एसिड और अ बेस। फुल स्टॉप। The undissociated molecule has one color. The undissociated molecule has one color, and the ion furnished by it on dissociation has another color, and the ion furnished by it on dissociation has another color. हो गया बेटा? यस सर। अब आप देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसी के लिए लिख दिया HA गिविंग A- प्लस H+, या अगर हम इंडिकेटर वाली स्टाइल में लिखें तो ये भी लिख सकते हैं इस तरह HIN। ये केवल आयन इंडिकेटर को दिखाने के लिए है और कुछ नहीं। आप H+ प्लस IN- ऐसा लिखो। अगर मैं आपसे इससे के इक्विलिब्रियम बोलूं तो के इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे बेटा? H+ माइनस अपॉन क्या हो जाएगा, ये HI। ये हो गया। इसको हम लोग इंडिकेटर कांस्टेंट भी बोल देते हैं, इंडिकेटर कांस्टेंट, ठीक है। अब जो देखो एक्चुअल कलर होगा वो किस पे, ऐसा तो ये तो वीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा डिसोसिएट हो गया, राइट? पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो जो एक्चुअल कलर होगा वो इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। एम आई करेक्ट? यस। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो आप इसको देखो, ये जो चीज है ना, ये क्या है, H+। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब सोचिए, अगर मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन
एसिडिक कर दिया, तो बताइए सॉल्यूशन में किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी? H+. H+, राइट। H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो क्या लगता है ये इक्वेशन किस डायरेक्शन में मूव करेगी? Le Chatelier प्रिंसिपल क्या कहता है? Backward. Product concentration increases, then the equilibrium shifts in the backward direction. Yes. Clear? Yes, sir. देवांग बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। रुद्राक्षी बेटा आप कनेक्टेड हो? आर यू देयर? कुछ नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल से। चलो कोई नहीं। सर ये कॉपी करना है। कुछ बोला क्या आपने बेटा? एक कॉपी करना है। एक मिनट मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो आपको okay. क्लियर है। ठीक है। So I said if solution is acidic, then H+ concentration will be more, right? So equilibrium will be which direction? Backward direction, right? So color will be because of what? Color will be due to concentration of HIN, right? Yes. इसका जो भी कलर होगा उसकी वजह से होगा। क्या बात समझ में आई? अब अगर सोल्यूशन तुमने बेसिक कर दिया, अब आप देखो धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। इफ सोल्यूशन इज बेसिक, तो बताइए बेसिक सोल्यूशन क्या करेगा? OH- कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो इस इक्विलिब्रियम की क्या चीज को हटा देगा? H+, क्योंकि H+ को कंज्यूम कर लेगा ना OH-। तो अगर H+ खत्म हो गया तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो ना आप। yes. दो में से एक प्रोडक्ट इसका कम कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अब कलर किसकी वजह से होगा? IN-। यस, कलर विल बी ड्यू टू IN-, इसकी वजह से होगा। तो वो जो pH चेंज होने से कलर चेंज होता है, इसकी वजह से ही तो ये इंडिकेटर का काम करता है। इज इट क्लियर? यस। ये तो आप पहले इसको लिख लो। कहाँ से? यहाँ से लिखना शुरू करेंगे? ये हो चुका है ना बेटा? यस सर, ये हो गया। यहाँ से। सर आपने वो ब्लैक में क्या क्या चीज? ब्लैक में मैंने लिखा था कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी the hydrogen ion indicator will be either weak organic acid, so I wrote HA, and then or organic base, so I wrote BOH, right? Yes. सर H+ का क्या रोल है इसमें? इसको कॉपी कर लो, मैं लिखाता हूँ बेटा। ओके।
सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। यस सर। मैं पहले नोट लिखाऊं या पहले ही आप कॉपी करोगे जो सामने लिखा हुआ है? सर आप नोट लिख। सर पहले नोट। ओके, तो नोट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक साथ दो काम कर लेता हूँ। एक तो जो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन इज कंसीडर्ड एज वीक ऑर्गेनिक एसिड। लिख भी देता हूँ यहाँ पर, जो फिनोफ्थलीन है उसको हम लोग लेते हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड। तो उसका डिसोसिएशन कैसा लिखेंगे? तो जैसे फिनोफ्थलीन का मान लीजिए जनरल मैनर में फॉर्मूला तुमने पीएच ऐसा HPH करके लिख दिया, तो उसको हम लिखेंगे H प्लस प्लस PH माइनस। पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखा दिया है कि ये कलरलेस होता है और ये कौन सा कलर होता है? पिंक। पिंक कलर होता है, राइट। एक तो ये चीज हो गई। फिर दूसरा इधर लिखेंगे हम लोग जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज that is considered as weak organic base। देखो, भले ही हम लोग फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के लिए कर रहे हैं, वो जनरल मैनर में कुछ भी दे देगा, सेम स्टाइल यू हैव टू। वो खाली इतना बता देगा कि ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है कि वीक ऑर्गेनिक बेस है, बाकी सारी चीजें आपको इसी स्टाइल में करनी है, ठीक है। अब इसमें इसका फॉर्मूला मान लीजिए आपने MEOH करके लिख दिया, या आप जनरल मैनर में BOH लिख दो। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं चाहिए तो आप इसको HA करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको BOH करके लिख दो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये मिथाइल ऑरेंज हो गया, इसको हम डिसोसिएशन दिखाएंगे तो ये होगा Me प्लस प्लस OH माइनस। MEOH के नीचे क्या लिखेंगे? आप देखो, थोड़ी देर पहले लिखाया है मैंने, ये येलो कलर का है, और Me प्लस क्या है? रेड कलर का। आप चेक कर सकते हो अपने नोट्स में, मैंने अभी लिखाया। यस। अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगा नोट। क्या चीज नोट है इसमें? नोट जो लिखना है आपको कि इफ द सोल्यूशन इज एसिडिक, the hydrogen ions furnished by acid will suppress the dissociation because H plus concentration increases. Les Atelier principle says reaction will move in the backward direction, right? So the color of the solution will be because of HPH. तो लिखो बेटा, इसके लिए नोट मैं बोलता हूँ, हाँ सर। बोले if the solution is acidic, if the solution is acidic, the hydrogen ions furnished by hydrogen ions furnished by hydrogen ions furnished by the acid will suppress the dissociation, will decrease the dissociation of phenolphthalein ion, phenolphthalein, will suppress the dissociation of phenolphthalein, and equilibrium shifts in the left side. Shifts in the left side, and the solution remains colorless. The solution remains colorless. तो लिखिएगा, in the presence of base, alkali, in the presence of base, in the presence of base, OH minus या in the presence of base, या फिर आप बोल सकते हैं if the solution is alkaline, basic, ऐसा करके भी लिख सकते हैं, because we have written earlier if the solution is acidic। तो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर देंगे आप? if the solution is basic, then OH minus
combines with H plus furnished by indicator, and equilibrium shifts towards right. Equilibrium shifts towards right. And solution turns pink. Solution turns pink. लिख लिया बेटा? Yes. Yes, sir. यही चीज मैंने आपको यहाँ समझाई थी। तो इसमें मैंने केवल इतना ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू Le Chatelier प्रिंसिपल। इसको लिखेंगे इस फॉर्म में तो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लगेगा कि व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक then H plus from the solution, basically it will be a kind of common ion, right? So the equilibrium will shift in the left hand side, in the backward direction. So whatever color we get, that will be because of undissociated substance. And if the solution is alkaline, the OH minus of the solution will react with the H plus of this indicator. So for this equilibrium, H plus concentration decreases and equilibrium shifts in the forward direction. So whatever color will be, that will be because of dissociated part. ठीक है? ये चीज मैंने आपको समझाई। इसमें कुछ कॉपी कर रहे हैं क्या बेटा? ये ऑलरेडी वैसे लिखा दिया है मैंने। सर फिर नीड नहीं है। अब इसके लिए लिखिएगा बेटा सेम मैनर में। लिखिएगा इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक। बताइए इस केस में क्या होगा बेटा? इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, अब आके आप अपनी मर्जी से क्या बता सकते हो? इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, आप क्या बोल सकते हो मिथाइल ऑरेंज के केस में? It will remain yellow. व्हाट डिड यू से बेटा? It will remain yellow. If the solution is acidic, that means the solution is going to provide you H plus. अब ये solution का H plus इस equilibrium के OH minus को consume कर लेगा कि नहीं कर लेगा? इसका मतलब है equilibrium का प्रोडक्ट खत्म हो गया, और प्रोडक्ट खत्म होगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगी? Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कलर किसकी वजह से आएगा? Me plus. Me प्लस की, और वो क्या है? Red. रेड। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज किस कलर का दिखाई देगा? Red. रेड। ये हमको लिखना है। समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. जबकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड फिनोक्सिलिन के केस में क्या हो रहा था? H प्लस उसके लिए कॉमन आयन का काम कर रहा था, जो कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा था, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई। तो व्हाटएवर कलर वी आर गेटिंग इन केस ऑफ फिनोक्सिलिन इन एसिडिक मीडियम, दैट विल बी बिकॉज ऑफ HPH एंड दैट इज कलरलेस। तो आपको कलरलेस मिल रहा है। इसमें लिखिएगा इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, if the solution is acidic, H plus ions furnished by the acid, H plus ions furnished by the acid combined with OH minus, combined with OH minus, combined with OH minus, furnished by indicator, furnished by indicator to form water. This way, the equilibrium shifts in the forward direction.
equilibrium shifts in the forward direction. And since Me plus is red in color, since Me plus is red in color, आप इसको BOH लिख सकते हो और फिर वो B plus बोल दो कि B plus is red in color. Since Me plus is red in color, we can say in acidic medium, methyl orange is red. And in alkaline medium, it will be yellow. Yellow. यस सर। हो गया? हटा दें बेटा इसको। Yes, sir. चलो अब Yes. हम लोग टाइट्रेशन करेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन, एंड उसमें हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे। टाइट्रेशन होगा तो पीएच चेंज होगा, पीएच चेंज होगा तो जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट्स है, इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो उसमें कलर चेंज से आप बता पाएंगे कि हाँ ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। ठीक ठीक है, लेट्स सी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन हेडिंग तो आप ऐसा करके डाल सकते हैं, एसिड बेस titrations and use of indicator। इसमें चाहिए तो एक नोट लिख लो, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन से। बोले? यस सर। लिखिएगा, ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन during acid base titration there is change in the pH, there is change in the pH, there is change in the pH। A plot, a graph between pH of the solution Sir, a graph between pH of the solution during titration and the amount of acid or base added, amount of acid or base added from a burette। देखो बड़ा सिंपल है, आपने लैब में भी ये काम किया होगा। ये मान लो एक ब्यूरेट दिया हुआ है, राइट, इसमें आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भर दिया। मान लीजिए कि इसमें लेटस से आपने NaOH डाल दिया, ठीक है, इसमें आपने NaOH डाल दिया और आपने जो है फ्लास्क में ले रखा है लेटस से HCl, राइट, और इसमें आप ग्रेजुअली ऐड करेंगे NaOH को, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH, ठीक है। तो जो HCl है यहाँ पर आपका pH चेंज होगा। तो बोला क्या है उसने कि आप y एक्सिस में pH को ले लो, pH ऑफ दिस सोल्यूशन जिसका टाइट्रेशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ NaOH, और इसमें ग्रेजुअली NaOH ऐड कर रहे हो ना, तो फिर आप यहाँ पर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। क्या बातें समझ में आ रही हैं थोड़ी बहुत? यस सर। तो जो भी ग्राफ आएगा उसको हम लोग टाइट्रेशन कर्व कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व। तो कंटिन्यू करिएगा।
added from a burette is called a titration curve. Titration curve. लिख लिया बेटा? Yes, sir. फिर इसमें आगे लिखिएगा, इंडिकेटर्स आर यूज्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई? तो वो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेगा। तो इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड पॉइंट्स या इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे या एंड पॉइंट बोलेंगे? इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड पॉइंट्स और इक्विवेलेंस पॉइंट्स। यस सर। लिख लिया? फिर फर्दर इसमें लिखिएगा, ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, on account of hydrolysis, the pH at the end point, the pH at the end point depends upon, pH at the end point depends upon the relative strength of the acid and base, the relative strength of acid and base being titrated. Acid or base being titrated. इतना लिख लिया बेटा? हाँ सर। अब आप खुद भी सोचिए कि ये मैंने आपको नोट क्यों लिखाया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ये जो ब्यूरेट है जिसमें NaOH आपने भर रखा है, वो तो ठीक है, आपने NaOH ही लिया, लेकिन जिसका टाइट्रेशन करा रहे हो, मान लो कि वो CH3COH है, तो फिर जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा उसमें आपको मिलेगा क्या? CH3CONA, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो कंपाउंड मिल रहा है, क्या उसका पीएच आप 7 बोल पाओगे? ये क्या है? ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है। इसका पीएच क्या होता है? लेस देन 7 होता है कि ग्रेटर देन 7 होता है 25 पे? Greater than 7. क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से समझ लो कि तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कराया, तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा? NaCl। NaCl मिला तो तुम बोल सकते हो कि हाँ pH 7 है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। तो इसीलिए आपने लिखा हुआ है कि on account of hydrolysis the pH at the end point depends upon the relative strength of the acid base being titrated. Is it clear? यस। Yes. फर्दर एक नोट लिखो बेटा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी नीड टू राइट दीज पॉइंट्स, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग फिर बाद में। लिखिएगा, द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर इंडिकेटर, द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर इंडिकेटर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी मेरे लिए। ओके, मैंने बोला है द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर इंडिकेटर। अभी सुनाई दे रहा बेटा? हाँ ये सर नेक्स्ट पॉइंट है। इसी का कंटिन्यूएशन में पॉइंट है, आप उसको पॉइंट वाइज लिखो, साथ में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ हमें किसी को दिखाना तो है नहीं, आपको अपने लिए लिखना है। द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर इंडिकेटर फॉर अ गिवन titration is very important. Very important because different indicators have different pH ranges. Different indicators have different pH range within which they can be used. Sir, different indicators have different pH. क्या लिखा बेटा आपने? आप शुरू से बोल सकते हैं। The selection of a proper indicator
for a given titration is very important because different indicators have different pH range within which they can be used. Okay, sir. ठीक है? हाँ, yes, sir. एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क वाली स्टाइल में आप लिख सकते हैं, थियोरेटिकल होमवर्क है, सोचना है इसके बारे में। क्वेश्चन ये है कि why is phenolphthalein not a suitable indicator for titrating a weak base like NH4OH against a strong acid. एक ये आपके लिए क्वेश्चन है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज is not used as indicator for titrating a weak acid like CH3COH against a strong base. Why? या इसके बारे में आप सोचिएगा बड़ा। लिख लिया? Yes, sir. हटा दें इसको? यस सर। हाँ. चलो शुरुआत हम लोग करते हैं टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस से। टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने जो ब्यूरेट है उसमें आपने ले लिया NaOH ले लिया, तो NaOH की जो ये होता है ना, ये ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सोल्यूशन भरा जाता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब होता है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता हो। क्या लेते हैं इसमें हम लोग बेटा? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? नोन कॉन्सेंट्रेशन। तो मान लीजिए कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दे दी है 0.1 m। NaOH है और कॉन्सेंट्रेशन क्या, मोलैरिटी क्या है? 0.1 m। और तुमने यहाँ पर जो ले रखा है ये है HCl। कितना ले रखा है? लेट अस से 25 ml। और मान लीजिए इसकी तुमने 0.1 m HCl करके ले रखा है, ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें टाइट्रेशन शुरू करते हैं हम लोग। तो ये तो सिंपल है अपने लिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट अगर आपको लाना है तो इसका 25 ml आप डाल दो, तो इसके मोल्स और उसके मोल्स बराबर हो जाएंगे और HCl NaOH कंप्लीट रिएक्शन कर लेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। राइट? Yes. लेकिन अब इसमें इसको कैसे हम लोग डील करें, आप धीरे धीरे आप समझ जाओगे इसको कैसे हम डील करें। जैसे मान लीजिए कि आपने, क्योंकि हमें क्या ड्रॉ करना है बेटा, हमें पीएच ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट स्टेजेस पे क्या पता होना चाहिए? पीएच, है ना? केवल एंड पॉइंट से तो काम नहीं चलेगा, हमें अलग अलग स्टेजेस पे चाहिए पीएच। ठीक है, तो अब इसमें मान लीजिए कि आपने लेट अस से इसमें स्टार्टिंग में आपने 10 ml ऐड किया, तो स्टेज 1 लिख देता हूं मैं। स्टेज 1 कितना ऐड किया बेटा आपने? 10 ml.
10 ml ऐड किया, तो बताइए 10 ml ऐड करने पे पीएच क्या होगा? या मैं स्टेज 1 से स्टेज 0 पे भी जाता हूँ, स्टेज 0 पे बताइए इस टाइम पे पीएच क्या है इस HCl सोल्यूशन का? बोलो, पीएच क्या है स्टेज 0 पे? मतलब ऐड किया नहीं है उस टाइम में, इसका पीएच क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है? 0.1 है, यानी 10⁻⁻1। अगर 10⁻⁻1 है तुमको H प्लस, तो पीएच कितना हो जाएगा? 1। हाँ हाँ नहीं समझ में आया बेटा? नहीं, हाँ सर आगे। 0.1 आया MHCl दिया है, पीएच सीधे सीधे 1 हो जाएगा, उसमें कौन सी डिफिकल्टी है? अब तुमने क्या किया, इसमें 10 ml क्या डाल दिया? NaOH। 10 ml NaOH जो है वो इस HCl का कितना खा जाएगा, कंज्यूम कर लेगा? 10 ml 10 ml कंज्यूम कर लेगा। आप वॉल्यूम के टर्म्स में बोल रहे हो, मोल्स के टर्म्स में अगर हमको बोलना होता तो क्या बोलते? इनिशियल मिलीमोल्स कितने हैं इसके पास? 2.5 2.5। और तुमने 10 ml NaOH ऐड किया, मतलब कितने मिलीमोल्स NaOH ऐड कर दिए? 1 1। तो इसका मतलब है कि जो जो HCl लेफ्ट कितना होगा? 1.5 1.5। तो न्यू कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1.5 अपॉन, क्योंकि अब वॉल्यूम 25 नहीं रह गया, तुमने 10 ये भी तो डाला है ना इसी कंटेनर में, तो कितना हो गया? 35 35। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यस क्लियर है? हम्म, इस तरह से तुमने ये नया कॉन्सेंट्रेशन निकाला और नया पीएच आप निकाल लो। ठीक है, यहाँ से पीएच आएगा, ये पीएच आ जाएगा। आप चाहो तो इस पीएच को निकाल करके भी देख सकते हो, पीएच कितना आ रहा है ये आप एक बार गेस करिए, अराउंड लगभग कितना पीएच आएगा? 2 एनी से ज्यादा गेसेस? 2 से कितना ज्यादा बेटा? मोर देन 2 लिटिल मोर देन 2 मोर देन 2 पक्का? मतलब कितना आएगा, कुछ आइडिया आप दो। सर ये 7 के अराउंड होना चाहिए। क्या बेटा? 7 के अराउंड। हाँ नई कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है? इसको डिवाइड करो, कितना ये लगभग कितना आ रहा है? सर ये 0.004 0.004 या 0.04? 0.04। 0.04 0.04। 0.04 अगर ये है तो इसका मतलब है 4 × 10⁻²। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 - log 4, राइट ना? यस यानी कि ये तो 2 से भी कम है। हाँ बात समझ में आई? ये यस अब एक स्टेज मान लीजिए मैंने आपको दिया स्टेज 2, और मैं आपसे बोल दूं कि आप 20 ml ऐड करो। कितना ऐड कर दिया आपने? 20 ml 20 ml। 20 ml। तो बताइए HCl लेफ्ट कितना होगा? 0.5 0.5। 5 तो बताइए न्यू कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? ये मिलीमोल्स है। न्यू कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा HCl का? 0.5 0.014 अपॉन कितना लिख दे नीचे? 45 45। 45, राइट ना? 45 ही आएगा ना? यस ये लगभग कितना आएगा बेटा? 0.01। क्या चीज? 0.01 0.01। तो ये आया 10⁻², लगभग, है ना? हाँ यस तो पीएच कितना आ गया? 2 2। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात, ये आपने लगभग देख रहे हो कितना कंज्यूम करा दिया? आपने 20 ml NaOH डाला, यानी कि आपके पास 2.5 मिलीमोल्स इनिशियली HCl था, और बच रहा है 0.5, यानी आपने कितना कंज्यूम करा दिया? बोलो। लगभग 80% HCl, नहीं लगता? हाँ यस सर 80% HCl कंज्यूम हो गया। और पीएच चेंज कितना आया? 1
1 का केवल पीएच चेंज आया। आप देखिए मैजिकल चीज, सडन कुछ चेंज आएगा, अचानक से तुम्हें आएगा। अब देखो मैं एक और स्टेज लिखता हूं, मैं यहाँ लिखता हूं स्टेज 3, और मान लीजिए कि मैंने अब ऐड कर दिया इसमें 24 ml ऐड कर दिया, मान 24 ml ऐड कर दिया। तो बताइए अब इसमें HCl लेफ्ट कितना होगा, बोलिए। HCl लेफ्ट कितना होगा? 0.1 0.1। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी HCl की? 0.002। आप नीचे 50 मान लो ना, 24 तो ऐड कर दो, 25 प्लस Yes. 25 50 के आसपास, तो ये कितना आ जाएगा? 0.002। 0.002। इसका मतलब 2 इंटू 10 रेज टू कितना आ गया ये? -3। -3 तो पीएच कितना हो गया बेटा? 3 मान लो, 3 है ना? - 0.3 हाँ 3 के आसपास मान 2.7। लो। हाँ मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। इसका मतलब है कि तुमने देखो ऑलमोस्ट सारा ऐड कर दिया, पीएच चेंज कितना आया? 2। पीएच चेंज केवल 2 अभी तक आया। अब मान लो स्टेज 4 लेते हैं और तुमने ऐड कर दिया 24.99 ml। अब बताइए HCl लेफ्ट कितना हुआ? 0.01। 0.01। तो बताइए कॉन्सेंट्रेशन HCl का कितना हुआ? 2 × 10⁻⁻⁴। 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो पीएच कितना हो गया? लगभग 4। -4। यानी चेंज इन पीएच कितना आया? 3। 3 आया। यस सर। 3 आया, चेंज इन पीएच 3 आया। तो यानी कि आप देखो ना, आपने ऑलमोस्ट पूरा कंज्यूम कर लिया, नहीं समझे? यस सर। 99.99% acid is neutralized। 99.9% acid is neutralized, और pH जो है आपका 4 तक पहुंचा, चेंज 3 हुआ। अब सोचिए फाइनल स्टेज में लिख रहा हूं, मैंने यहां लिख दिया स्टेज 5 और 0.01 ml मैंने एक्स्ट्रा NaOH डाल दिया, यानी कि कितना ml हो गया टोटल? 25 ml NaOH डाल दिया, तो ये फुल न्यूट्रलाइजेशन हो गया। फुल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पीएच अब कितना हो जाएगा? 7। क्या बात समझ में आई बेटा? यस सर। पीएच कितना हो जाएगा? 7 7। हो जाएगा, यानी सडन चेंज आया। तो अगर मैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट करूं, इट विल बी लाइक, यहाँ पीएच आपने लिखा तो कुछ रेंजेस लिख देते हैं, 1 लिख दो, जैसे यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पर इट्स लाइक 3 लिख दो, यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, फिर इस तरह से हम 8 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। ठीक है, ये आपने लिख दिया। और इधर आपने मान लीजिए, जो क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, NaOH एडेड है ना, ml वॉल्यूम है ना ये। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 5 ऐड किया, 5 ml ऐड किया, 10 ऐड किया, 15 ऐड किया, 20 ऐड किया, 25 ऐड किया, 30 ऐड किया। अब आप सोचिए कि जब आपने आपने स्टेजेस अलग अलग लिखी है ना, तो आपने स्टार्टिंग में कितना ऐड किया था? 10 ml ऐड किया था। तो पीएच कहाँ से कहाँ गया था? स्टार्टिंग में पीएच कितना लिखा है? स्टार्टिंग में पीएच कितना लिखा हुआ है? Why not audible? जी सर। ऑडियो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर आ रही है। So I'm saying कि इनिशियली पीएच कितना लिखा है हमने? इनिशियली तो 1 1 है ना?
10 ml ऐड करने के बाद कितना हो गया? एक कर बताइए, 2 हुआ ना? हाँ 2 आपने जैसे यहाँ से शुरू किया और यहाँ इस तरफ जा रहे हो, राइट? फिर उसके बाद आपने कितना ऐड कर दिया? 20 ml, है ना? 3 हो गया, 20 ml 3 हो गया, 3 हो गया। तो 3 20 ml पे ये 3 हो गया, यहाँ सर पर पहुंचा 20 दो। ml पे 2 था। 20 सर ml पे 20 पे तो 4। 2 था, सॉरी हाँ 10 पे कितना था? लेस देन 2 था उसमें। हाँ लेस देन 2, तो और कम हो गया। हाँ, तो ये लेस देन 2 का मतलब है यहाँ पर कहीं होगा, है ना? और 20 ml पे यहाँ पर है, पर था और फिर 4 ml 24.99 पे कितना पहुंचा? 4 और 25 पे कितना पहुंच गया? 7। 7। क्या आप बात समझ पा रहे हो? हाँ सर आप जब इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको एक सडन वो आएगा, कहां पर? 25। ये सडन इंक्रीज आया, ठीक है, सडन इंक्रीज आया, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। यानी कि इस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट से जस्ट पहले तक पीएच लगभग कितना था? 4। 4 था, 4 था, और ये होते ही पीएच कहाँ पहुंच गया? 7। 7। 7 पहुंच गया। क्या बात समझ में आई बेटा? हाँ सर सडन चेंज हुआ, सडन चेंज हुआ, और अगर आपने फर्दर इनवर्स डाल दिया तो ये पीएच लगातार क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा, हम्म राइट? तो ये एक ऐसा केस है जिसमें पीएच जो है 4 से लगा करके 7-8 पहुंच रहा है, राइट? यानी कि मिथाइल ऑरेंज भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज, क्योंकि उसका पीएच रेंज क्या होता है बेटा? और फिनोफ्थलीन भी यूज कर सकते हैं। जस्ट मैंने एक ग्राफ केवल हल्का सा दिखा दिया है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ग्राफ वगैरह को लेकर के, उनको आइडिया नहीं लगता है, इंडिकेटर्स दे दिया तो और कंफ्यूज हो, क्योंकि नॉर्मली बुक्स में ये सब टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलती है चीजें इस तरह से। तो इसको आप ड्रॉ कर लो। क्वेश्चंस बड़े आसान रहते हैं, क्वेश्चंस में तो क्या है, रिएक्शन होने के बाद या तो वो सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वो तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ग्राफिकली डील करना थोड़ा सा टफ है, तो इसीलिए इसको आप ड्रॉ करो। सर ये फिनोफ्थलीन का रेंज तो 8.3 to 10 है। हाँ, सर उस रेंज हम में जाएगा ना ये, उस रेंज में जाएगा, तो जैसे ही आप इसमें इसका बेसिक सोल्यूशन बनाने लगोगे, ओएच डालते रहो तो बढ़ जाएगा ना, उस रेंज में आएगा। सडन चेंज हो गया ना, इसको लिख लो। कॉपी कर लिया? सर अभी नहीं। ओके।
Run, sir. Then, have you all copied? Yes, sir. ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो मैंने किया वही आप भी एग्जैक्टली करें या कोई और करे। आप वो तो स्टेजेस केवल दिखाने थे, अपने को केवल इसमें ये दिखाना था कि हमने ऑलमोस्ट 99.99% एसिड न्यूट्रलाइज कर दिया। स्टिल जो है वो उतना जो है चेंज नहीं आया पीएच में, जितना कि कैसे हो गया अचानक से 0.01 ऐड करने पे। Then Yes, sir. should I change the page? Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक और स्टेज आप भले ही ऐड ऐड कर दीजिएगा, स्टेज 6 है ना। नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि हम लोगों ने कैसे यूज किया है फिनोफ्थिलीन को। तो आप इसमें 25.05 या 1 ऐसा कुछ ml NaOH फर्दर ऐड करो। जैसे ही ऐड करोगे तो सोल्यूशन में NaOH आ जाएगा, OH माइनस, तो उसकी वजह से ड्रास्टिक चेंज आएगा पीएच। ठीक है, सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? ये वाला हो गया सर। ये भी ग्राफ भी कॉपी कर लिया। यस सर। Have you all copied? Yes, sir.
यस सर। अब इसमें जो जैसे सेकेंड है, तो हम ये आपके लिए काइंड ऑफ होमवर्क हो गया, मेरे ख्याल से आप सब कर लोगे। जैसे टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखो जो काम हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेंगे उसका उल्टा हो जाएगा क्या, वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट ना। तो जो ग्राफ हम पीएच का ड्रॉ करेंगे वो उसमें पीओएच का प्रॉपर ग्राफ आ जाएगा, पीएच का उसका उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप मान लीजिए कि आपने ये ब्यूरेट लिया और ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपने फिल कर दिया, दैट इज 0.1 MnOH, और फ्लास्क में आपने क्या ले रखा है 25 ml 0.1 m CH3COH, राइट। ये अब जब तुम इसमें स्टेजेस लिखोगे ना, जैसे स्टेज 0 लिखोगे, है ना, जब तुम इसमें लिखोगे स्टेज 1, फिर स्टेज 2 लिखोगे, तो एक छोटी सी चीज आपको माइंड में रखनी है, क्या, स्टेज जब 0 था तो ये है वीक एसिड सोल्यूशन, क्या है बेटा, वीक एसिड सोल्यूशन। लेकिन जब तुमने स्टेज 1 लिया तो उसमें तुम्हारे पास CH3COONA अवेलेबल होगा और साथ में रिमेनिंग CH3COOH। जानते हैं ये क्या है, क्या है, बफर सॉल्यूशन। बफर सोल्यूशन। इसका मतलब है कि जब तुम यहाँ पर पीएच निकाल रहे होगे तो बफर वाला फॉर्मूला लगा रहे होगे। क्या बात समझ में आई मेरी? हाँ यस सर। ये जबकि हम प्रीवियस एग्जांपल में इसकी जरूरत ही नहीं पड़े तो वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड सीधे सीधे था। यहाँ पर क्या हो रहा है, हर स्टेज में आपको बफर मिलेगा, बफर मिलेगा। और कहाँ बफर नहीं मिलेगा बेटा, जो लास्ट स्टेज होगा वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, प्योर CH3COONA। यानी अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किस चीज का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट, याद है फॉर्मूला, हाफ हाँ यस सर। pKw प्लस pKa प्लस log C। क्या सबको मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रीवियस और इस केस में। और फिर हम लिख देंगे एक्स्ट्रा स्टेज। एक्स्ट्रा स्टेज समझ रहे हो क्या, न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी थोड़ा सा डाल दिया ये देखने के लिए कि सोल्यूशन में क्या चेंज अचानक से आ रहा है। तो हमने इसमें 25.0 कुछ भी 15 ऐसा कुछ डाल दिया आपने, एक्स्ट्रा NaOH ऐड किया, तो अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक पूरी तरह से। यस सर। बात समझ में आई? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये जो बीच की मैंने स्टेजेस लिखी हैं जिनमें क्या मिल रहा है आपको, बफर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का करोगे टाइट्रेशन तो भी बफर मिलेगा। इसको लिख लो बेटा, घर पे कोशिश करना ग्राफ ड्रॉ करने, नहीं भी करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो तो आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में कुछ भी होगा वो तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे चेंज अचानक से नजर आएगा। पर स्टेज 0 पर क्या है? हाँ। स्टेज 0 का मतलब है प्योर जब वीक एसिड था ओके ओके। ये। तो वीक एसिड का हमें मालूम है ना, H+ इज इक्वल टू C अल्फा, है ना, हाँ यस रूट सर। C इंटू Ka। तो pH इसका निकालना तो मालूम है ना, सबसे पहले हमने वही सब किया था। हाँ हाँ यस सर।
हो गया सर। Done? Have you all copied? यस सर। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन देखो, लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो बेटा, बोले a solution of weak acid HA, a solution of weak acid HA was titrated with base NaOH, was titrated with base NaOH. The equivalence point was reached. The equivalence point या end point, दोनों एक ही चीज अपने लिए। हाँ, the equivalence point was reached when 40 ml 40 ml of 0.1 m NaOH has been added. 40 ml of 0.1 m NaOH was added. लिख लिया यहां तक? यस सर। Now 20 ml of 0.1 m HCl, 20 ml of 0.1 m HCl were added to titrated solution. Were added to titrated solution. The pH was found to be 5. The pH was found to be 5. What will be the pH of, what will be the pH of the solution? What will be the pH of the solution obtained by mixing? Obtained by mixing 20 ml of 0.1 m 20 ml of 0.2 m NaOH and 20 ml of 0.2 m HA. क्वेश्चन लिख लिया बेटा? यस। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो। ध्यान से क्या सुनना है? सबसे पहली चीज है, पूछा क्या है। पूरे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से ये पता चलता है, उसने लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, जो चीज पूछी गई है उसने कुछ इस सॉल्यूशन की पीएच की बात कर रहा है। तो ये जो हमने ये मिक्स किया एंड में, वो है क्या? वो है कि NaOH HA के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगा? NaA। केवल ये पता करो कि क्या कोई चीज बच तो नहीं गई है या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ इसमें, देखकर बता सकते हो? देखो, या हम केवल लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब की बात कर रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो इसके हिसाब से इनिशियल NaOH कितना दिया हुआ है, कितने मिलीमोल्स? 1. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1. अरे मल्टीप्लाई भी नहीं करना आ रहा है यार। 4. 4। 1 कैसे निकाल रहे? इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 4। ये 0 है। तो बताओ फाइनल या इक्विलिब्रियम जो भी, क्योंकि तो 0 0 होने वाला है, ये कितना हो जाएगा? 4। क्या कुछ बचा? नहीं। इसका मतलब हमारे पास प्योर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड आ गया। नहीं समझ में आया? यानी कि तुम सीधे फॉर्मूला पीएच का लगाओगे किसके लिए? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या फॉर्मूला होता है?
PKW plus हाफ PKA plus log C. PKW प्लस PKA PK. प्लस log C। Log C. क्या बात समझ में आई बेटा? Yes. अब ये बताइए कि आपको अगर 4 इसके मिली इक्विवेलेंट्स आ गए तो बताइए कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी NaA की? 4 अपॉन कितना वॉल्यूम मिक्स हो गया इन दोनों को करने के चक्कर में? 40. 40। तो बताइए कितना है ये? 0.1. 0.1। अब आप सोचो अपने पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। PKW मालूम है 14, PKA खाली नहीं मालूम, और ये हो जाएगा log C यानी log 0.1 दैट इज -1। क्या बात समझ में आई? Yes. Yes. आप ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस को कैसे डील करें। पहले ये तो पता चले कि क्या दिया है, क्या पूछा है, उसमें हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की आ रही है। अगर केवल हमको लास्ट का पार्ट देता और PKA का वैल्यू दे देता तो ये क्वेश्चन हमारे बाएं हाथ का होता। 5 सेकंड्स में आप आंसर निकाल देते, 30 सेकंड्स में निकाल देते, 10 सेकंड्स में निकाल देते कैलकुलेशन एबिलिटी के हिसाब से। बट उसने एक अलग चीज कर दी, उसने हमको PKA दिया नहीं, लेकिन PKA निकालने का कुछ डेटा दिया है। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? बोलो। Am I not audible? Audible. थोड़े टाइम के लिए आप सब माइक जरा ऑन कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, या मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है, या आपको समझ में कम आया। समझ में आ रहा है ना मैडम मैं क्या बताना चाहता हूँ? हाँ. ठीक है, यही क्वेश्चन इजी लेवल का हो जाता अगर उसने केवल लास्ट का पार्ट दिया होता और के या PKA दे देता, तो हम सेकंड्स में आंसर निकाल देते हैं। उसने PKA दिया नहीं, PKA निकालने के लिए कुछ और चीज दे रखी है। वो क्या कैसे निकालेंगे वो देखो। स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का, क्या कहता है? अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वाज टाइट्रेटेड विद बेस, the equivalent point was reached when 40 ml 0.1 mNaOH has been added। ये सब बहानेबाजी कर रहा है। अब आप सोचो, ये मैं इनिशियल फेज की बात कर रहा हूँ कि HA जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करता है और Na प्लस वाटर बना देता है। तो वो कितने मिलीमोल्स आपको Na बनाकर दे रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट करके? कह रहा है कि पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। तो 40 इंटू 0.1 यानी कि 4 मिली मोल्स, राइट? ये सेकेंड पार्ट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद उसने कहा कि इसी में आपने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिए? 20 HCl. हाँ, इसमें आपने ऐड कर दिया बाहर से 20 ml 0.1 MHCl। अब ये क्या करेगा इसमें? तो ये क्या करेगा मतलब ये जो A माइनस है ना, ये उस H प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा? HA बना देगा। और अगर तुम्हारा इस कंटेनर में Na बच जाए और HA बन जाए तो इसको क्या कहेंगे? बोलो। बफर बोलेंगे। इस मिक्सचर सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन। लेट्स सी क्या कोई A माइनस बचता है? तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियल A माइनस इज हाउ मच? 4। H प्लस इज हाउ मच यू हैव एडेड? 2 मिलीमोल्स, और ये 0 था। तो एट इक्विलिब्रियम यानी फाइनली, क्योंकि ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्या ये बच रहा है? Yes sir. कितना? 2. 2। ये कितना बन रहा है? 2. 2 बन रहा है। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन में आपसे पूछ लूं तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन पहले से 60. इसका कितना था? इसका सोल्यूशन 40. 40 है। कुछ भी मान लो, अगर मैं VML भी लिख दूं कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। क्यों? क्योंकि ये बफर है, और बफर का फॉर्मूला तुम याद करो। तो बफर के फॉर्मूले में वॉल्यूम मैटर ही नहीं करता, वो कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ. याद है ना? Yes. कॉन्जुगेट अपॉन वीक एसिड, यही फॉर्मूला था। Yes.
पीएच हो जाएगा पीके प्लस लॉग, और खास बात है कि दोनों 2 थे, 1 हो गया, log 1 0 हो गया, तो सीधे पीके का वैल्यू क्या आ गया, पीएच। क्या पीएच दिया हुआ है? यस यस। देखो कितना इजी कैलकुलेशन है, नहीं लग रहा है? केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, उसने ये आपको दिया नहीं था, ये दे देता तो ये मेन लेवल का क्वेश्चन हो जाता। ये दे दिया, नहीं दिया, निकालने का स्टाइल बताया, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? आप पीछे पेज में जाकर यहाँ हम 5 रख देंगे। 14 + 5 - 1 कितना हो गया बेटा? 9। 9। आंसर क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो इसको। सर सर पहले लास्ट पेज दिखा दो। पहले लास्ट पेज देखना है। हम्म। एक्चुअली सॉल्व करने का स्टाइल यही होना चाहिए, तो आप पहले यही कॉपी करो और ये बोलो कि नाउ वी नीड टू फाइंड पी के टू गेट अवर आंसर, ऐसे करके लिखो, फिर आप ये कॉपी करो। ठीक है? यस सर। क्योंकि आपको एग्जाम में पहले से सोल्यूशन थोड़ी ना पता होगा, तो जो डेटा दिया है, क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, उसके हिसाब से हम सॉल्विंग करते हैं, तो हम लोग अपने सोल्यूशंस भी उसी तरह से बनाएंगे घर। सर ये पेज हो गया। हो गया बेटा? सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस। तो भी लिख लो। सर डन? यस सर।
यस सर। यस सर। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, लिखिएगा ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमोफिनॉल ब्लू is an indicator with a value of Ka 6.84 into 10 raised to minus 6. Question is, at what pH will it work as an indicator? Also find percentage of its basic form at pH 5.84. तो ऐसे सेकेंड पार्ट तो खाली है, परसेंटेज, मोलर परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें जैसे ये क्वेश्चन आया है, तो अगर अब इसमें कहता है कि कोई एक तो कंपाउंड है जो कि इंडिकेटर है। अब ये बताइए बेटा, ये जो इंडिकेटर है ये ऑस्टवर्ड थियरी के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो इसको वीक ऑर्गेनिक एसिड मान लोगे या वीक ऑर्गेनिक बेस मान लोगे? क्या कुछ आइडिया लग रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ने से? इसमें छिपा हुआ है किसको वीक ऑर्गेनिक एसिड माने कि वीक ऑर्गेनिक बेस माने, बताइए क्विक। एसिड मानेंगे। कैसे पता चला सर? वहाँ बोले अगर बेसिक माना गया तो क्या होगा? दोबारा बोलना। सर लास्ट में बोला है कि अगर ये बेसिक फॉर्म में है तो क्या होगा, तो अभी एसिडिक होगा। वेरी गुड। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मनस्वी, आर यू नॉट देयर? I'm there sir. आई एम आस्किंग ना, हाउ डू वी नो कि ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है कि वीक ऑर्गेनिक बेस है? अरे के दिया हुआ है भाई, नहीं समझ में आया? Okay. Yes yes. के किसका देगा? एसिड का देगा ना। हाँ हाँ। तो अगर के दिया है तो ऑब्वियसली वो वीक एसिड हुआ। नॉट क्लियर? नहीं सर, सर क्लियर। वैसे भी देख सकते हैं ना कि लास्ट में उसने कहा ऑल्सो फाइंड ऑफ बेसिक, तो अभी एसिडिक होगा ना। चलो ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो कुछ आप इसको लिख लो HA, और HA लिखोगे तो उसके बाद इसमें लिखना पड़ेगा H प्लस प्लस A माइनस, राइट? ये आपने लिख दिया। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मान लो ये 50-50 है तो कोई कलर डोमिनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो ये माइनस डोमिनेट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो HA का कलर डोमिनेट करेगा। यानी वो जो चेंज आता है कलर में, चेंज इन कलर आपको बेस्ट कब समझ में आएगा? जब इस बाउंड्री को वो पार करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एक बाउंड्री लाइन है जिसमें दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। अगर सडनली ए माइनस बढ़ जाए तो ए माइनस का कलर आपको सोल्यूशन में दिखाई देगा, अगर HA का अमाउंट बढ़ जाए तो ये दिखाई देगा। जब दोनों का हम डिसाइड नहीं कर पा रहे वो स्टेज कौन सी होगी, इक्वल की। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस ठीक है। Yes तो sir. जब ये इक्वल है तो क्या नहीं लगता ये बेस्ट बफर की कंडीशन है? यस। समझे ना? तो बताइए इसका पीएच क्या होगा इस टाइम पे? पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट अपॉन वीक एसिड। कैन यू रिकॉल पूरा फॉर्मूला? और ये दोनों इक्वल कर दिया, कैंसिल हो गया, सीधे सीधे पीएच पीके के बराबर है। और पीके कितना दिया हुआ है? 6 माइनस लॉग 6.84। क्लियर है बेटा? तो ये Yes लगभग sir. कुछ 5 के आसपास वैल्यू निकलेगी, आप निकाल सकते हो। तो दैट मीन्स
pH इज इक्वल टू 5 वो वैल्यू है जब ये इंडिकेटर का काम करेगा। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से आप ये वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो। फिर दूसरा पार्ट तो बड़ा आसान सा है, उसमें केवल इसने इतना ही कहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो पीएच है वो इतना हो जाए तो 5.84 रख दो, इज इक्वल टू अपने को मालूम है पी के ए यहाँ पर ये आया है, जितना भी आया होगा वो यहाँ रख देना है, प्लस लॉग जो कॉन्जुगेट है अपॉन एसिड, राइट, ये वैल्यू सीधे सीधे निकल आएगी। उसमें 100 मेरे ख्याल से ये मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या कर देंगे, क्या पूछा इसने, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इट्स बेसिक फॉर्म एट पीएच इज इक्वल टू, तो बेसिकली ये परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आपको आ जाएगा। समझ में आया? मेन चीज जो हमको इस क्वेश्चन में देखना था वो ये वाला था। कॉपी कर लो बड़ा इसको भी। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और उसके बाद फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो, देन यू कैन लीव। सर इसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? वो तो आप जब ये कॉन्जुगेट अपॉन एसिड निकाल लोगे उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। कॉन्जुगेट अपॉन एसिड तो 7 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 7। 7 आ रहा है? नहीं नहीं, कुछ तो गलत किया है। ये 5 नहीं है ना, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। अच्छा, समझे? यस सर। सर फिर 50 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 50। 50 आ रहा है। बाकी लोग भी निकाल लो बेटा।
एक्चुअली में तो आंसर जो है, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो तुम्हारे पास डिसोसिएटेड फॉर्म भी है और अनडिसोसिएटेड। तो डिसोसिएटेड फॉर्म जब परसेंटेज बोलेगा तो एक्चुअली में आंसर ये है, ये। लेकिन मान लो अगर ये नेग्लिजिबल हुआ तो केवल इसको रख लेंगे, नहीं तो फिर आपको ये मैथमेटिकली निकालना है। ठीक है। अगर कुछ भी कैलकुलेशन में कुछ 100 से ऊपर जैसा कुछ आ रहा होगा तो आप उसका मतलब हम वो नहीं कर सकते, फिर हमको प्रॉपर ये निकालना पड़ेगा, ए माइनस अपॉन एच ए प्लस ए माइनस इंटू 100। परसेंटेज आपको पूछा है उसने बेसिक फॉर्म का। ठीक है। सर 86। 86 है, सही होगा। सर आप करके दिखा दो। क्या चीज बेटा? सर आप कैलकुलेशन कर दो। कैसा किया बेटा आपने, निकाला इसका वैल्यू? सर कॉन्जुगेट बाय एसिड निकालो। कितना आया? 50। 50 आ रहा है। आपने रुद्राक्षी बेटा कितना निकाला है? कॉन्जुगेट यानी ए माइनस अपने अपॉन एच ए कितना निकाला है? 100/16.6। कितना बेटा? 100/16.6। ठीक से आवाज आ नहीं रही है अब। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टाइप करके बताओ। नहीं नहीं है। क्या मनस्वी आपने निकाला? ये मेरे ख्याल से आपका कुछ 4.5 के आसपास आएगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर निकालोगे ना तो ये 5.165 के आसपास है, 5.165। तो ये वैल्यू जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको ये सब्ट्रैक्शन के बाद आपका कितना बन रहा है? 5.84 माइनस 5.165, तो ये करीब बनेगा 0.67 के आसपास। तो 0.67 जो लॉग वैल्यू होती है ना, वो करीब 4.5 इसके आसपास ही मिलेगा मेरे ख्याल से। तो ये आपका आ गया है। आपको निकालना क्या है? एच ए प्लस ए माइनस। तो इसका उल्टा कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स है यार, मतलब तुम मुझसे जरूर करवा रहे हो, लेकिन ये मैथमेटिक्स है। इसमें +1 कर दो, इधर +1 कर दो, तो जब ये निकालोगे तो ये एच ए हो जाएगा प्लस ए माइनस अपॉन ए माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4.5 अपॉन 4.5। फिर इसको पलट दो, और पलट कर वापस क्या मल्टीप्लाई कर दो? 100। नहीं समझ में आया बेटा सर आ गया। दिवांग? आ हाँ, गया सर आ गया। ये मैथमेटिक्स है बेटा, ये सब आप सबको आना चाहिए करना। मनस्वी बेटा कॉपी कर लिया? हेलो सर। व्हाट हैपेंड? मेरी इंटरनेट अनस्टेबल है, तो बीच बीच में आपकी आवाज़ जा रही थी। ओ, चलो कोई नहीं। आपने हैव यू कॉपीड दिस पार्ट? यस सर, आई एम डूइंग द कैलकुलेशन। ओके। नाउ यू कैन लीव। ओके। थैंक यू सर।